हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के एक क्विज और पार्ट का नाम है उपनिवेशवाद और देहात यानी कि कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड। तो क्लास 12 के पार्ट 10 का पार्ट 6 हम आपके पास लेके आए हैं। इससे पहले वाले 5 पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं जिनमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण पृष्ठ उपयोगी प्रश्न दिए गए हैं, सब प्रत्येक में 10-10, तो उनके लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्विज को। पहला क्वेश्चन है 1860 के दशक से पहले ब्रिटेन में कच्चे माल के तौर पर आयात की जाने वाली कपास का 3/4 भाग किस देश से आता था। यानी कि बिफोर द 1860s 3/4 of the cotton imported into Britain as a raw material come from which country? ऑप्शन ए है अमेरिका, बी है जर्मनी, सी है भारत यानी कि इंडिया और डी है चीन यानी कि चाइना। तो आपको बताना है कि कपास जो सूती कपड़ा बनाने के काम में आता था, तो ब्रिटेन में मैनचेस्टर की जो मिलें थी उसमें ये कच्चे माल की आपूर्ति किस देश से की जाती थी। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है ए अमेरिका। तो अमेरिका जो कि उस समय ब्रिटेन का उपनिवेश था और वहाँ से कच्चे माल की आपूर्ति यानी कि कपास की आपूर्ति ब्रिटेन को की जाती थी। 3/4 के लगभग जो उनकी आवश्यकता थी उसकी पूर्ति अमेरिका किया करता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ब्रिटेन में 1857 में स्थापित कपास आपूर्ति संघ की स्थापना का क्या उद्देश्य था। यानी कि फाउंडेड इन ब्रिटेन इन 1857, what was the purpose of establishing the Cotton Supply Association? तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं, तो ऑप्शन ए है अमेरिका पर कपास आपूर्ति के लिए निर्भरता को समाप्त करके नए वैकल्पिक स्रोत ढूंढना, यानी कि फाइंडिंग न्यू अल्टरनेटिव सोर्सेज बाय एंडिंग डिपेंडेंस ऑन यूएस फॉर कॉटन सप्लाई। बी है कपास आपूर्तिकर्ता देशों से सस्ती कपास देने के लिए दबाव बनाना, यानी कि प्रेशरिंग कॉटन सप्लायर्स टू गिव चीपर कॉटन। सी है अमेरिकन कांग्रेस का निम्न गुणवत्ता का होना, यानी कि लो क्वालिटी ऑफ अमेरिकन कॉटन। और डी है अमेरिका की प्रतियोगिता में नए देशों को लाकर सस्ती कपास प्राप्त करना। तो आपको बताना है कि जो कपास आपूर्ति संघ 1857 में स्थापित किया गया था उसका क्या उद्देश्य था। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए, यानी कि अमेरिका पर कपास आपूर्ति के लिए निर्भरता जो कि 3/4 तक कपास को कच्चे माल के रूप में सूती मिलों को सप्लाई किया करता था मैनचेस्टर की, तो उसको समाप्त करके नए वैकल्पिक स्रोत ढूंढना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनाने का क्या उद्देश्य था। यानी कि व्हाट वाज द पर्पस ऑफ फॉर्मिंग द मैनचेस्टर कॉटन कंपनी इन 1859। तो ऑप्शन ए है कपास उत्पादकों को संगठित करना, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग कॉटन ग्रोवर्स। बी है दुनिया के हर भाग में कपास के उत्पादन को प्रोत्साहित करना, यानी कि एनकरेजिंग कॉटन प्रोडक्शन इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सी है कपास की नई नई किस्में तैयार करने के लिए अनुसंधान करना, यानी कि डूइंग रिसर्च टू डेवलप न्यू वेराइटीज ऑफ कॉटन। और डी है कपास के विकल्प ढूंढना, यानी कि फाइंडिंग कॉटन अल्टरनेटिव। तो आपको बताना है कि मैनचेस्टर कॉटन कंपनी जो 1859 में स्थापित की गई थी उसका क्या उद्देश्य था। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, दुनिया के हर भाग में कपास के उत्पादन को प्रोत्साहित करना, यानी कि अमेरिका के अलावा अन्य देश जो कि उनके उपनिवेश थे ब्रिटेन के, वहाँ जहाँ पर भी कपास उगाई जा सकती थी या उनके अनुकूल मौसम था, वहाँ पे कपास की नई नई किस्में जो है वो उनके उत्पादन को प्रोत्साहित करना, ताकि जो है कपास की आपूर्ति निर्बाध रूप से उनको जारी रहे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भारत को कपास आपूर्ति के विकल्प के रूप में चुनने का मुख्य कारण क्या था या थे। यानी कि व्हाट वाज वर द मेन रीजंस फॉर चूजिंग इंडिया एज एन अल्टरनेटिव ऑफ कॉटन सप्लाई।
तो ऑप्शन ए है भारत की जलवायु इसके अनुकूल थी, यानी कि इंडियंस क्लाइमेट वाज फेवरेबल फॉर दिस। बी है सस्ते श्रम की उपलब्धता, यानी कि अवेबिलिटी ऑफ चीप लेबर। सी है यहाँ की भूमि कपास उत्पादन के लिए अनुकूल थी, यानी कि द लैंड हेयर वाज फेवरेबल फॉर कॉटन प्रोडक्शन। और डी है उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा उत्तर जो है वो सही है, ए, बी, सी या डी। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो इसका भारत को चुनने का जो विकल्प था, उन्होंने भारत को कपास, तो इसका सही जवाब है डी, यानी कि उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो भारत को कपास पूर्ति का विकल्प चुनने का कारण जो ये था कि यहाँ पर सस्ता श्रम तो था ही, साथ में यहाँ की भूमि और जलवायु भी इसके उत्पादन के लिए अनुकूल थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। डैश में अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ जाने से ब्रिटेन की कपास मंडी और कारखानों में तहलका मच गया, यानी कि सिविल वार ब्रोक आउट इन अमेरिका इन डैश caused panic in UK cotton market and factories। तो ऑप्शन ए है सन 1859 में, यानी कि ईयर 1859। बी है सन 1860 में, यानी कि ईयर 1860। सी है सन 1861 में, यानी कि ईयर 1861। और डी है सन 1862, यानी कि ईयर 1862। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा उत्तर सही है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, सन 1861, यानी कि ईयर 1861। क्वेश्चन नंबर 6 है भारत में कपास उत्पादन को बढ़ाने के लिए 1860 से क्या उपाय किए गए, यानी कि व्हाट मेजर्स वर टेकन फ्रॉम 1860 टू इंक्रीज कॉटन प्रोडक्शन इन इंडिया। ऑप्शन ए है शहरी साहूकारों को अधिक अग्रिम राशियां दी गई, यानी कि अर्बन मैनलैंडर्स वर गिवन मोर एडवांसेस। बी है जिन किसानों ने कपास उत्पादन का वायदा किया था उनको साहूकारों ने आसान ऋण उपलब्ध कराए गए। इजी लोन वर। बी है जिन किसानों ने कपास उत्पादन का वायदा किया था उनको साहूकारों ने आसान ऋण उपलब्ध कराए। और इजी लोन्स वर प्रोवाइडेड टू फार्मर्स हु प्रॉमिस्ड कॉटन प्रोडक्शन। सी है किसानों को प्रति एकड़ 100 रुपया उपलब्ध कराए गए, यानी कि 100 रुपीज़ पर एकड़ मेड अवेलेबल टू फार्मर्स। और डी है उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि भारत में कपास का उत्पादन बढ़ाने के लिए 1860 में ब्रिटिश सरकार ने क्या क्या कार्य किए थे। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। तो ये जो है कपास उत्पादन को बढ़ाने के लिए 1860 में जो ब्रिटिश सरकार ने उपाय किए थे, वो उनमें शहरी साहूकारों को उन्होंने पहले से ही काफ़ी सारा एडवांस दे दिया ताकि वो किसानों को ऋण के रूप में उन्हें बांट सकें। और जिन किसानों को जो ये वादा कर रहे थे कि हम कपास का इतना उत्पादन कर सकते हैं, तो उनको साहूकारों ने आसान ऋण उपलब्ध कराए और उनको वो लॉन्ग टर्म ऋण थे, यानी कि लंबे समय के लिए ऋण दिए गए थे ताकि धीरे धीरे करके उनको आसानी से वो चुका सकें। और किसानों को जो है प्रति एकड़ 100 रुपये अग्रिम भी उपलब्ध कराए गए थे, यानी कि जितनी उनके पास ज़मीन थी एक उसमें प्रति एकड़ के हिसाब से 100 रुपये, जो उस समय बहुत बड़ी राशि होती थी, वो उपलब्ध कराए गए। तो इस तरह से ये तीनों ही कारण जो हैं इसके सही कारण है। क्वेश्चन नंबर 7 है 1865 में भारत जो अब तक ब्रिटेन को उसकी ज़रूरत का 90% आपूर्ति कर रहा था कि कपास निर्यात में भारी कमी क्यों आई। तो कारण एक है कि 1865 में अमेरिका में गृह युद्ध की समाप्ति हो गई थी और दूसरा है कि अमेरिकी कपास की आपूर्ति फिर से चालू हो गई थी। Why did the cotton export of India, which had so far been supplying 90% of its requirement to Britain, come down in 1865? तो ऑप्शन ए है the end of the civil war in America in 1865 and US cotton supply
रिज्यूम्ड। तो यहाँ पर जो इसमें कारण दे रखे हैं उनके दोनों कारणों के ऊपर जो ऑप्शन तैयार किए गए वो इस प्रकार है कि इनमें से ए कह रहा है कि केवल एक सही है यानी कि ओनली वन इज़ करेक्ट, बी कह रहा है केवल दो सही है यानी कि ओनली टू इज़ करेक्ट, सी के अनुसार दोनों सही हैं यानी कि बोथ आर करेक्ट, और डी के हिसाब से दोनों ही गलत हैं यानी कि बोथ आर रॉन्ग। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा सही जवाब है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, दोनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बम्बई दक्कन के किसान ऋण पत्रों से क्यों परेशान थे, यानी कि वाई वर द फार्मर्स ऑफ बॉम्बे दक्कन वरीड अबाउट लोन लेटर्स। तो ऑप्शन ए है ऋण पत्र में मूलधन से अधिक ब्याज नहीं लिया जा सकता था, परंतु ऋणदाता मनमाना ब्याज वसूलते थे, यानी कि नो इंटरेस्ट कुड बी चार्ज्ड मोर देन द प्रिंसिपल इन द डिवेंचर्स बट लेंडर्स चार्ज्ड आर्बिट्री इंटरेस्ट। और बी है ऋण पत्रों की अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं होती थी, पर ऋणदाता 3 वर्ष बाद मूलधन में शेष बचा ब्याज जोड़कर नया ऋण पत्र फिर से लिखवा लेते थे, यानी कि द ड्यूरेशन ऑफ द डिवेंचर वाज नॉट मोर देन 3 years बट आफ्टर 3 years द लेंडर्स यूज्ड टू ऐड द रिमेनिंग इंटरेस्ट टू द प्रिंसिपल एंड राइट ए न्यू डिवेंचर। और ऑप्शन सी है नए ऋण पत्र बहुत पेचीदा थे और किसानों की समझ से परे थे, यानी कि द न्यू बॉन्ड। सी है नए ऋण पत्र बहुत पेचीदा थे और किसानों की समझ से परे थे, यानी कि द न्यू बॉन्ड्स वर वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड बियॉन्ड द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ फार्मर्स। और डी है उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि बम्बई दक्कन के किसानों के लिए जो ऋण पत्र जो थे वो परेशानी का कारण क्यों थे। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका सही जवाब है डी उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। यानी कि ये जो ऋण पत्र थे जो किसानों को साहूकारों ने ऋण उपलब्ध कराए थे वो ऋण पत्र इस प्रकार से तैयार किए गए थे कि वो जो है सिर्फ 3 वर्ष तक ही वैलिड होते थे, लेकिन साहूकारों ने इसका भी फ़ायदा उठाया और उन्होंने 3 वर्ष बाद दोबारा से जो है ऋण पत्र लिखवाने शुरू कर दिए मूलधन और बचे हुए ब्याज को उसमें जोड़ के, और इस तरह से वो मूलधन को और बढ़ा लिए करते थे। इस तरह से जो किसान थे वो कभी ना ख़त्म होने वाले ऋण के जाल में फंस जाते थे। और ये भी है कि उसमें ये था कि जो मूलधन से ज़्यादा ब्याज नहीं लिया जा सकता था, लेकिन जो ऋणदाता था वो ऋण पत्र को इसी शर्त पर देता था कि अपनी ऋण की शर्तें होती थी। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि मतलब 200 रुपये के कर्ज या 100 रुपये के कर्ज पे 1000 2-2 हज़ार रुपये तक के कर्ज जो है वो वसूल किए गए। तो इस तरह से कई गुना ज़्यादा कर्ज जो है वो ब्याज जो है वो मूलधन से कई गुना ज़्यादा ब्याज तक वो वसूल करते थे। और इसके साथ ही जो ऋण पत्र तैयार किए गए थे वो काफ़ी पेचीदा थे, उसमें काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती थी जो किसान जो लगभग अनपढ़ होते थे उनके समझ से परे होती थी, इसीलिए भी जो है साहूकार उसका लाभ उठाते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। दक्कन दंगा आयोग ने अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पेश की, यानी कि व्हेन डिड द दक्कन रॉयड्स कमीशन प्रेजेंट इट्स रिपोर्ट इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ऑप्शन ए है 1876 यानी कि 1876, बी है 1877 यानी कि 1877, सी है 1878 यानी कि 1878 और डी है 1889 यानी कि 1879। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा वो सब वर्ष था जब दक्कन दंगा आयोग ने अपनी रिपोर्ट को ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया था। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी 1878 यानी कि 1878 में। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। दक्कन दंगा आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए क्या आधार बनाए, यानी कि व्हाट वाज द बेसिस ऑफ द दक्कन रॉयड्स कमीशन टू प्रिपेयर इट्स रिपोर्ट। तो ऑप्शन ए
दंगा पीड़ित जिलों में जांच पड़ताल कराई, यानी कि इन्वेस्टिगेशन कैरिड आउट इन रॉयड्स अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स। और बी है रैयत वर्गों, साहूकारों और चश्मदीद गवाहों के बयान लिए गए, यानी कि द स्टेटमेंट्स ऑफ रैयत्स, मनी लेंडर्स एंड आई विटनेसेस। और सी है भिन्न भिन्न क्षेत्रों में राजस्व की दरें, कीमतों और ब्याज के बारे में आंकड़े इकट्ठे किए गए और जिला कलेक्टरों द्वारा भेजी गई रिपोर्टों का संकलन किया गया, यानी कि कलेक्टेड डाटा अबाउट द रेवेन्यू रेट्स, प्राइसेस एंड इंटरेस्ट इन डिफरेंट एरियाज एंड कंपाइल्ड रिपोर्ट्स सेंट बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स। और डी है उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा जवाब सही है। तो उसके लिए आपका समय शुरू हो रहा है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो दक्कन दंगा जो आयोग था उसने अपनी रिपोर्ट में A, B और C तीनों ही चीज़ों को शामिल किया था। इसका मतलब डी ऑप्शन जो है ठीक है। इसके साथ ही ये क्विज समाप्त हुई। आपने जो अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। अपना स्कोर कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि 10 में से आपको कितने अंक मिले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएं और सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है मेरे चैनल को तो रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बिना किसी के फॉरवर्ड करे आसानी से मिल जाए और आप इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।